A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and students, today we are going to continue with the fourth chapter, that is types of software. I hope that all of you are fine at your places. So students, let's get started with the fourth chapter. So in the previous video when we started this chapter, first of all we talked about what is a software, and also then we discussed about the different types of software. Okay, so in today's class and in today's video we are going to talk about the specific purpose application software, means those type of application software which have been developed for a particular specific purpose. Okay, so first of all, here comes the accounting management software. So as its name is suggesting, accounting management means इस ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे अकाउंट्स की मैनेजमेंट को बताता है या संभाल कर रखता है, वो होता है हमारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. सो अकाउंटिंग मैनेजमेंट बिजनेस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स टू कंट्रोल एंड रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कोई भी कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ मीन्स वो किस तरीके से काम कर रही है, कि इधर इट्स गोइंग इन प्रॉफिट और इट्स गोइंग इन लॉस, तो वो सब चीज़ों को जो कवर करके रखता है वो है हमारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. दिस इन्वॉल्व्स द एनालिसिस, प्लानिंग, implementation and control of programs designed to provide financial data reporting for managerial decision making. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम हमारा एनालिसिस होता है, प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, और वो सब प्रोग्राम्स की कंट्रोलिंग होती है जिससे हम अपने फाइनेंशियल डेटा रिपोर्ट को बना सकते हैं, ताकि उस फाइनेंशियल डेटा रिपोर्ट को बनाकर हम किसी डिसीजन के ऊपर पहुंच सकें. दिस इंक्लूड्स द मेंटेनेंस ऑफ बैंक अकाउंट्स, डेवलपिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस. तो हम क्या कर सकते हैं इस अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से, हम बैंक अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, बेसिकली हम फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती है उसको डेवलप कर सकते हैं. हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमारी फर्म के अंदर कैश का फ्लो कैसा है, और फाइनली हम इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरीके से रही, कैसी रही. ठीक है, तो बेसिकली हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस हमारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमें बताता है. ओके, सो मार्केट में हमारे पास बहुत सारे अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं. ठीक है, जो हमारे CAs होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट वी कम टू द अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज रिजर्वेशन सिस्टम. जैसे इसका नेम बता रहा है, इट इज़ यूज फॉर रिजर्विंग, या फिर किसी चीज़ की रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है. A computer reservation system, CRS, is a computerized system used to store and retrieve information and conduct transactions related to air travel. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम बना था, या फिर जो हमारा कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम बना था, तो बेसिकली कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम स्टोर कर सकते हैं और साथ साथ हम रिट्रीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, जो भी एयर ट्रेवल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो सब हम कर सकते हैं CRS की हेल्प से. ओरिजिनली डिज़ाइंड एंड ऑपरेटेड बाय एयरलाइंस, तो जो हमारा CRS था बेसिकली दैट वाज डिज़ाइंड एंड ऑपरेटेड बाय एयरलाइंस. CRSCs वर लेटली एक्सटेंडेड फॉर द यूज़ ऑफ ट्रेवल एजेंसीज. ओके, तो पहले जो स्टार्टिंग में हमारा जो CRS बना था वो बेसिकली बनाया गया था एयरलाइंस के लिए, ताकि एयरलाइंस उसको ऑपरेट कर सकें. ठीक है, ताकि कस्टमर्स जो हैं वो एयरलाइंस की अपनी रिजर्वेशन करा सके CRS का यूज़ करके. सो CRSCs वर लेटली एक्सटेंडेड फॉर द यूज़ ऑफ ट्रैवल एजेंसीज. लेकिन जो CRS लेटली बाद में जा कर के ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू यूज़ होने लगा, ताकि जो डिफरेंट जो हमारे ऑपरेशंस है, जैसे कि एयरलाइंस की बुकिंग है या सेलिंग है, वो हमारी हो सके. एंड धीरे धीरे जो CRS के ऑपरेशंस थे इतने ज़्यादा हो गए कि अब उस पूरे CRS को हमने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलना स्टार्ट कर दिया. एयरलाइंस हैव डाइवेस्टेड मोस्ट ऑफ देयर डायरेक्ट होल्डिंग्स टू डेडिकेटेड GDS कंपनीज. ठीक है, तो जो काफ़ी सारी एयरलाइंस हैं, जैसे आपको काफ़ी सारे नाम पता हो गए एयरलाइंस का, तो इन्होंने अपनी जो काफ़ी सारी होल्डिंग्स है वो कुछ GDS कंपनीज़ को दे दी है. वो GDS कंपनीज़ क्या करती हैं, हु मेक देयर सिस्टम्स एक्सेसिबल टू
कंज्यूमर्स थ्रू इंटरनेट गेटवेज। अब उन GDS कंपनीज़ ने अपना जो सिस्टम है वो कंज्यूमर्स को दे दिया है, और कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू उन पर्टिकुलर सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न GDSCs typically allow users to book hotel rooms and rental cars as well as airline tickets। ठीक है, जो हमारे पास अब जो मॉडर्न GDSCs हैं, इसकी हेल्प से जो यूज़र्स हैं या फिर जो कस्टमर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो होटल रूम्स को बुक कर सकते हैं, ठीक है, रेंटल कार्स को बुक कर सकते हैं, और साथ साथ एयरलाइन टिकट्स को तो वो बुक कर ही सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू रेलवे रिजर्वेशंस इन सम मार्केट्स ऑल्दो दीज आर नॉट ऑलवेज इंटीग्रेटेड विद द मेन सिस्टम। ठीक है, साथ ही साथ हम इसकी हेल्प से रेलवे रिजर्वेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशंस भी हम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू। सो नाउ इन द मार्केट वी हैव डिफरेंट रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, so after that we come to another type of software, that is HR management। so HR management की full form क्या है, human resource management। so human resource management is the strategic and coherent approach to the management of an organization's most valued assets, the people working there who individually and collectively contributes to the achievement of the objectives of the business. The terms human resource management and human resources have largely replaced the term personal management as a description of the processes involved in managing people in organizations. In simple sense, HRM means employing people, developing their capacities, utilizing, maintaining and compensating their services in tune with the job and organizational requirement। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं HR मैनेजमेंट की, तो HR मैनेजमेंट का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो इस तरीके से काम करता है ताकि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट वैल्यूड एसेट्स का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मोस्ट वैल्यूड प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की मोस्ट वैल्यूड प्रॉपर्टी एसेट वो होते हैं वो लोग जो उस कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर वो लोग जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, स्कूल के अंदर अगर हम किसी स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे वैल्यूड एसेट्स कौन होंगे, टीचर्स, ठीक है, या पियंस या क्लर्क्स। ठीक है, इसी तरीके से सपोज हम बात करते हैं गूगल अगर एक फर्म है उसके अंदर जो मोस्ट वैल्यूड एसेट्स कौन होंगे, वो लोग जो वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, डेवलपर्स हो सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम उन लोगों के जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे हम उन लोगों की काम करने की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, एज वेल एज उनके काम उन जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, उसको हम किस तरीके से और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, और जो हम कंपनी चाहती है कि वो अपने एम्प्लॉय से जो काम करवाना चाहती है तो हम उस तरीके से उस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं ताकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो और हम एम्प्लॉयज़ के थ्रू अच्छे से अच्छा काम करवा सकें। ठीक है, आफ्टर दैट वी कम टू द अटेंडेंस सिस्टम। Companies of all sizes use time and attendance processes to gather information about the amount of time employees spend on the job। ठीक है, चाहे आपकी छोटी कंपनी हो या फिर कोई बड़ी कंपनी हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो कंपनीज़ होती है वो टाइम और अटेंडेंस का प्रोसेस यूज़ करती हैं ताकि हम वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें कि एक पर्टिकुलर फर्म के अंदर जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर कितना टाइम स्पेंड करते हैं। द मोस्ट कॉमन ट्रैकिंग इज़ द कैप्चर ऑफ एन एक्यूरेट टाइम एट विच ईच एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू द वर्क। सपोज करिए कि कोई फर्म है उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका आने का एक टाइम है, तो बेसिकली जो हमारा अटेंडेंस सिस्टम है होता है वो क्या कैप्चर करता है कि जिस टाइम पर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपने वर्क पर आ रहा है तो वो उस पर्टिकुलर टाइम को ट्रैक करता है, और साथ ही साथ वो ये भी ट्रैक करता है कि एक जॉब के अंदर मतलब एक पर्टिकुलर डे पर या फिर एक मंथ में जो एम्प्लॉय है वो कितने एक्चुअल आवर्स अपने काम के अंदर स्पेंड करता है। अदर कंपनीज ट्रैक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन ईच वर्क टास्क और जॉब दैट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंपनीज। कुछ कंपनीज सिर्फ ये देखती हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है, जो उनका एम्प्लॉय है किस टाइम पर आता है या किस टाइम पर जाता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हर एक वर्क टास्क
को मॉनिटर करती हैं कि हम मेरे एक एम्प्लॉय ने एक पर्टिकुलर टास्क में कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। Similarly, this attendance system can be utilized to gather the information about any student in a school for each day or each period. तो जैसे कि ये कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए अटेंडेंस सिस्टम यूज़ होता है, उसी तरीके से ये अटेंडेंस सिस्टम हम किसी स्टूडेंट के लिए भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। मीन्स अगर एक स्कूल के अंदर कोई एक स्टूडेंट किस टाइम कितना दिन स्कूल आता है, या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड को कितना अटेंड करता है, तो वो भी हम देख सकते हैं अटेंडेंस सिस्टम की हेल्प से। टाइम एंड अटेंडेंस सॉफ्टवेयर अलाउज अस टू ट्रैक एंड इवेल्युएट द वर्क एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल यूजिंग अ सिंगल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम टाइम और अटेंडेंस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं वो सारी एक्टिविटीज़, ठीक है। और ये बेसिकली सारा हो सकता है आपकी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से। Time and attendance software enables us to store, track and organize the most important time related information in one piece. तो टाइम एंड अटेंडेंस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम स्टोर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो टाइम से रिलेटेड है एक ही प्लेस के अंदर। Everything needed to track and monitor the activities and management processes is available on a computer, ठीक है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को ट्रैक और मॉनिटर करके ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो वो आपके कंप्यूटर में सारी की सारी इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड ओवर देयर। ओके, आफ्टर दैट we have payroll system. In a company, payroll is the sum of all financial records of salaries, wages, bonuses and deductions. ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो पेरोल क्या होता है? पेरोल होता है वो सारा टोटल सम जिसके अंदर आपकी सैलरीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जितने भी वेजेस दी जाती हैं, जितना भी बोनसेस प्रोवाइड किया जाता है और जो भी टैक्स रिडक्शंस होते हैं, डिडक्शंस होते हैं, वो होता है आपका पेरोल। A payroll system is application software that helps us to maintain the following with the help of a single software, ठीक है। तो आपका जो पेरोल सिस्टम होता है वो एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें एक सिंगल सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। तो पेरोल सिस्टम की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं? एक फर्स्टली पे चेक मीन्स कि एक एम्प्लॉय को आपने कितनी सैलरी देनी है, ठीक है, वो होता है आपका पे चेक। पेरोल टैक्सेस मीन्स कि जितने टैक्सेस उस पर्टिकुलर सैलरी पे लगते हैं वो होते हैं आपके पेरोल टैक्सेस, ठीक है। देन कम्स पे स्लिप कि सपोज कीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक सैलरी प्रोवाइड करी, देन उसके अगेंस्ट में एक पे स्लिप बनाई जाती है दैट दिस मच अमाउंट हैज़ बीन गिवन टू दैट एम्प्लॉय। देन कम्स पेरोल कार्ड, ठीक है। पेरोल कार्ड क्या होता है? बेसिकली कुछ कंपनीज अपनी तरफ से कुछ एक, जैसे कि हमारा डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, उसी तरीके से पेरोल कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से जो एम्प्लॉय होता है वो उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इट हेल्प्स द कंपनीज टू रिड्यूस द कॉस्ट्स इन्वॉल्व इन हैविंग पेरोल ट्रेन एम्प्लॉयज़ इन हाउस, ठीक है। तो जैसे अब आपको पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही है तो एवरीथिंग इज़ गोइंग कंप्यूटराइज, लेकिन जब हम ये सब चीज़ें मैनुअली करते थे तो क्या होता था, किसी भी फर्म के अंदर हमारे पास पेरोल बेसिकली ऐसे लोग होते थे जो सैलरीज इन हैंड देते थे, ठीक है, जो नोटबुक के अंदर प्रॉपर लेजर के अंदर लिखा करते थे कि दिस एम्प्लॉय हैज़ बीन गिवन दिस सैलरी, उस पर इतना रिडक्शन होगा, इतना डिडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन विद द पेरोल सिस्टम सॉफ्टवेयर अब हम इन सब चीज़ों को विद इन द कंप्यूटर स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी हैव स्कूल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, software that is used to keep track of objects or materials in a school is called school inventory control system, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम वो सारे ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स को जो ट्रैक करके रख सकते हैं जो हमारे स्कूल्स के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं स्कूल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब स्कूल के अंदर आपके पास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? आपके पास बेंचेस हो सकते हैं, डेस्क हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास ब्लैक बोर्ड हो सकता है, ग्रीन बोर्ड हो सकता है, चेयर्स, फर्नीचर, बसेस, सो दीज ऑल आर बेसिकली इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
Modern inventory control systems rely upon barcodes to provide automatic identification of inventory objects. ठीक है, अब हमारे पास मार्केट में मॉडर्न इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, हम बेसिकली बारकोड्स की हेल्प से उन इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट्स की स्कैनिंग कर सकते हैं और एज इट इज़ हम सॉफ्टवेयर के अंदर उनकी इन्वेंट्री कर सकते हैं. इन्वेंट्री ऑब्जेक्ट्स कुड इंक्लूड एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट, एज आई टोल्ड यू कि वो किसी भी टाइप का फिजिकल एसेट हो सकता है, मर्केंडाइज हो सकता है, कंज्यूमेबल्स हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं, सर्कुलेटिंग टूल्स हो सकते हैं, आपकी लाइब्रेरी की बुक्स हो सकती हैं, या फिर कुछ और दूसरी कैपिटल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं. To record an inventory transaction, the system uses a barcode to automatically identify the inventory object. As I told you कि क्या होता है, barcode की help से हम उस particular inventory object को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन कलेक्ट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑपरेटर्स वाया फिक्स टर्मिनल्स और मोबाइल कंप्यूटर. और जो भी हमारी फर्दर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो हम ऑपरेटर्स के थ्रू ले सकते हैं, ईदर थ्रू मोबाइल कंप्यूटर्स या फिर वर्क स्टेशन के थ्रू. तो ये होता है हमारा स्कूल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम. ओके, आफ्टर दैट वी हैव वन मोर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज बिलिंग सिस्टम. ठीक है, जैसे इसका नेम बता रहा है, इट इज़ यूज फॉर बिलिंग पर्पज. सिस्टम्स दैट ट्रैक कस्टमर्स यूसेज ऑफ सर्विसेज and calculates the impact on a customer's account based on the price of the services. Billing systems have come to include non-core functionalities such as customer management, integration with payment gateways, and statistical analysis. ठीक है, सो वेन एवर वी गो टू अ मॉल और वेन एवर वी गो टू अ सुपर मार्केट, ठीक है, जब भी हम बिलिंग सेक्शन पर जाते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होता है दैट इज़ ए पर्टिकुलर बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, सब जितने भी हमारे डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो भी जिनका सुपर मार्केट है, दे यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. हो सकता है वो सेम टाइप का भी यूज़ कर रहे हो सकता है दे आर यूजिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिलिंग सॉफ्टवेयर. ओके, तो हमारा जो बिलिंग सिस्टम होता है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि एक कस्टमर ने कितनी सर्विसेज का यूसेज किया, मतलब कितनी बार वो परचेजिंग करता है. ठीक है, साथ साथ जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर मान लीजिए आप रिलायंस ट्रेंड्स में जाते हैं, ठीक है, तो आप उन्होंने आपका एक अकाउंट बना रखा है कि आपने अभी तक कितनी परचेजिंग करी है एंड यू हैव परचेज सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइक 5,000 की आपने शॉपिंग कर लिया. नाउ आफ्टर 5,000 यू मे गेट 1,000 रुपीज़ का आपको वाउचर मिल रहा है. तो ये सब चीज़ें क्या है, वो उनके सिस्टम में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं एंड इसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, वो चेक करते रहते हैं हर एक कस्टमर की हिस्ट्री की, इस पर्टिकुलर कस्टमर ने हमसे कितनी क्या चीज़ परचेज़ करी है और कब चीज़ परचेज़ करी है. ठीक है, अब जो हमारा बिलिंग सिस्टम होता है इसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ इंक्लूड होने लगी, जैसे कि कस्टमर मैनेजमेंट. ठीक है, आप देखते होंगे कि आपके पास फ़ोन के अंदर सपोज़ अगर आप किसी एक पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल से या फिर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड से आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करी तो आपको वो कुछ ना कुछ ऑफर्स आते रहते हैं, वो आपके पास मैसेजेस के थ्रू आते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कस्टमर मैनेजमेंट. देन क्या होता है, हमारे पास इंटीग्रेशन विद पेमेंट गेटवेज भी आने लगे. लाइक सपोज हम किसी शॉपिंग मॉल में गए, अब इट्स नॉट ऑलवेज कि हम कैश ही पे करते हैं, हम हो सकता है कि हम डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर रहे हो या फिर हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर रहे हो या फिर हम पेटीएम गूगल पे के थ्रू यूज़ कर रहे हो. सो व्हाट आर दीज आर द पेमेंट गेटवेज. तो पहले क्या होता था, हम सब चीज़ें कैश के थ्रू पे करके ले लेते थे, लेकिन अब ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं. सो दीज आर द पेमेंट गेटवेज एंड देन आफ्टर ऑल दिस, तो इसके बेसिस पे हमारा क्या बन जाता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बन जाता है. मीन्स कि एक पर्टिकुलर कस्टमर या फिर दीज पर्टिकुलर कस्टमर्स इस टाइम पर हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, इस तरीके से हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बनता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बिलिंग सिस्टम. Then we have certain different type of software that is called utility software. ठीक है, तो utility software कौन सा सॉफ्टवेयर हो गए जिसके अंदर हमारे पास डिस्क, फोल्डर, फाइल मैनेजमेंट होता है. दूसरा होता है हमारे पास जो वायरस स्कैनर या फिर क्लीनर होता है. देन थर्ड वन इज एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टूल्स. सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, कन्फिगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर. ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. कन्फिगर कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितना स्पेस है,
ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब उसकी बेटर फंक्शनैलिटी के लिए कि कितना बेटर तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो परफॉर्म करता है वो होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अ सिंगल पीस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ यूटिलिटी और टूल। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल देते हैं, एक यूटिलिटी बोल देते हैं या फिर हम उसे एक टूल बोल देते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर शुड बी कंट्रास्टेड विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इसको हमें बिल्कुल ही एक डिफरेंट है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। ठीक है, ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज दैट सॉफ्टवेयर विच अलाउज यूजर्स टू डू थिंग्स लाइक अब जो हमारा बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या कर सकते थे, हम कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को बना सकते थे, हम गेम्स खेल सकते थे, वी कैन लिसन टू द म्यूजिक और सर्फ ऑन दी वेब। ठीक है, rather than providing these kind of user oriented और output oriented functionality। ठीक है, अब जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपको गेम खेलना है तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है, अगर आपको सॉन्ग्स को सुनना है उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो किसी भी यूज़र्स की जो डिमांड है उसको बेसिकली फुलफिल कर देते हैं। लेकिन जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है दैट बेसिकली फोकसेस ऑन द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं और हमारे कंप्यूटर की डेटा स्टोरेज। तो हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनिंग को देखता है कि हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर ठीक से चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेदर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वर्किंग फाइन, वेदर ऑल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट वी हैव इन आवर कंप्यूटर आर फाइन, और जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है दैट इज़ ऑल राइट और नॉट। ठीक है, जो ड्यू टू दिस फोकस यूटिलिटीज़ are often rather technical and targeted at people with an advanced level of computer knowledge। ठीक है, तो जो भी हमारी यूटिलिटीज़ होती हैं या जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है और ये बेसिकली उन लोगों के ऊपर टारगेट किया जाता है। मींस वो सब लोग इन चीज़ों को संभालते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को संभालते हैं जिनको कंप्यूटर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है या कंप्यूटर्स की जिनको बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज होती है, वो सब लोग इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दैट वी हैव मोस्ट यूटिलिटीज़ आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड डिज़ाइन टू परफॉर्म ओनली अ सिंगल टास्क और अ स्मॉल रेंज ऑफ टास्क। ठीक है, जो हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी यूटिलिटीज़ होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होती हैं और जिनको एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया है। However, there are also some utility suites that combine several features in one software। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं और काफ़ी सारे यूटिलिटी सूट्स होते हैं। मोस्ट मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कम विद सेवरल प्री इंस्टॉल्ड यूटिलिटीज़। अब हमारे पास कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं जिसके जब वो आते हैं वो अपने साथ साथ उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्री इंस्टॉल्ड यूटिलिटीज़ होती हैं साथ में। ओके, नाउ वी कम टू द अनदर टॉपिक दैट इज पैकेजेस, कि पैकेजेस क्या होते हैं। अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज अ पैकेज। ठीक है, जब पैकेज क्या होता है जिसमें हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम बेसिकली रेफर कर देते हैं पैकेज। अ पैकेज इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम इन अ पैकेट। पैकेट में बी कैटेगराइज्ड एज। ठीक है, तो एक पैकेज क्या होता है, एक पैकेज एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ MS ऑफिस की, एवरीबडी नोज अबाउट MS ऑफिस या फिर जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको पता है हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। ओके, so after that we have utility software. A utility program is a program to perform specific tasks and manage system resources। अब utility software या फिर utility program वो program है जो एक particular specific task को perform करता है और हमारे system के resources को manage करके रखता है। It is a program which assists the computer in its maintenance। ठीक है, ये ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर की मेंटेनेंस को असिस्ट करता है, मतलब कंप्यूटर किस तरीके से मेंटेन होगा उसको देखता है, हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर,
file management programs, disk maintenance software, and security software. So first of all, now we have antivirus software. It is a special software that helps the users to identify and remove viruses from the infected file. Example Norton, McAfee, Avira, Avasta. ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर जिनकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर या अपने सिस्टम के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी टाइप का वायरस तो नहीं आया हुआ। अगर सपोज कोई टाइप का वायरस आया हुआ होता तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड फाइल से। तो एग्जाम्पल्स है नॉर्टन, मैकेफी, एवीरा एक्सेट्रा। Then we have disk maintenance software. It allows the users to maintain the system by using system tools from the accessories menu. ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्क मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर होता है उसकी हेल्प से जो यूज़र्स होते हैं वो अपने सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सिस्टम टूल्स जो हम अपने एसेसरीज मेन्यू से फेच कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट डिस्क मेंटेनेंस टूल्स लाइक डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटर, रिस्टोर एक्सेट्रा। देन वी हैव फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स. It is a special utility program which compress and archives the file, for example WinZip. ठीक है, हम सबको पता है कि हम WinZip का कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या है, फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है, बेसिकली एक स्पेशल यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम अपनी फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन आर्काइव द फाइल. Then we have security software. Nowadays, there are many software agencies that provide confidentiality of passwords and digital certificates. Security software provides file encryption or decryption tools for encryption of text, email, file, ICQ, etc. ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके पासवर्ड्स को कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा सीक्रेसी प्रोवाइड करते हैं आपके पासवर्ड्स को, एज वेल एज वो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये आपको फाइल इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टूल्स प्रोवाइड करते हैं। मींस अगर कोई चीज़ है उसको आप इंक्रिप्ट करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, या फिर कोई सपोज करो कोई की है, सॉफ्टवेयर की है, उसको आप डिक्रिप्ट करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव सॉफ्टवेयर पायरेसी. अब सॉफ्टवेयर पायरेसी, आई थिंक एवरीबडी हैव listen to this word, that is software piracy. Software piracy is illegal and unauthorized duplication of computer software. तो आपने सुना होगा कि मार्केट के अंदर पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, बेसिकली कि हमने किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी, विच इज़ टोटली इलीगल. It involves purchasing a single licensed copy and loading it to other several computers और मेकिंग कॉपीज़ ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एक हम लाइसेंस्ड कॉपी खरीद लेते हैं किसी एक सॉफ्टवेयर की एंड देन क्या करते हैं उस पर्टिकुलर लाइसेंस्ड कॉपी को हम बहुत सारे कंप्यूटर्स में लोड कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं एक ही पर्टिकुलर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी. Then comes software protection. Software protection means that users can run that software which has been legally purchased. Be careful that the security key या फिर जिसको हम लाइसेंस नंबर भी बोलते हैं must be kept carefully. तो सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर खरीदा, कैसे खरीदा, लीगली खरीदा है। ठीक है, यू मस्ट हैव पेड सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो आपने जो भी सॉफ्टवेयर खरीदा दैट हैज़ बीन लीगली परचेज्ड. ठीक है, और आपको पता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हो उसके एक साथ एक सिक्योरिटी की आती है या फिर जो उसका लाइसेंस नंबर होता है, तो दैट सिक्योरिटी की यू शुड ऑलवेज कीप दैट पर्टिकुलर carefully. Okay, then we have kinds of software. First is public domain software, then we have freeware, then we have shareware, then we have commercial software. तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता, मीन्स नो वन ओन्स द राइट टू कंट्रोल हु कैन मेक द कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर. मतलब ये ओपन सोर्स टाइप का सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, तो आप इसकी कितनी भी कॉपीज़ बना सकते हो. ठीक है, दिस कैन बी कॉपीड एंड यूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स एंड कैन बी चेंज्ड बाय एनीवन. तो वो ये होता है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर. देन वी हैव फ्रीवेयर. Has a copyright, someone owns the right to determine who can make copies of the software. ठीक है, तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की कॉपी होती है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ फ्री टू यूज़ एंड यू कैन मेक कॉपीज ऑफ
can only give away exact copies of the software and it cannot be changed or used in another program without the copyright holders permission. ठीक है, जैसे हमने पब्लिक डोमेन में पढ़ा था, इसमें भी क्या है, हम अपनी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और कॉपीज़ इसकी बना सकते हैं, लेकिन आप एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉपीज़ को ही बना सकते हो। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं कर सकते जब तक आप कॉपीराइट होल्डर की परमिशन नहीं लोगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है, इसके अंदर भी एक कॉपीराइट होती है। सो अलाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर बिफोर पेइंग फॉर इट। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका फ्री ट्रायल होता है, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, लेकिन एट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट करना पड़ता है अगर आपको उसको यूज़ करना है। तो ये होता है हमारा शेयरवेयर। तो ये क्या होता है, ये डेमो हो सकता है जो विच लिमिट्स सम मेजर फीचर्स लाइक सेव कमांड, कैन सेट एन अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन यूज़ द सॉफ्टवेयर, कैन ट्रस्ट दैट यू विल पे फॉर इट इफ़ यू लाइक द सॉफ्टवेयर, देन कैन ओनली गिव अवे एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर, cannot be changed or used in another program without the copyright holders permission। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को भी आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आप कॉपीराइट होल्डर की परमिशन नहीं लोगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव कमर्शियल सॉफ्टवेयर। अब जो हमारे पास कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं, कमर्शियल का मीनिंग बता रहा है ऐसा सॉफ्टवेयर विच इज़ लाइक कमर्शियल, मतलब जो बिजनेस रिलेटेड है, मीन्स हैज़ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव कॉपीराइट। तो जो इसका कॉपीराइट होता है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है। ठीक है, हैव टू बाय द सॉफ्टवेयर बिफोर यू कैन यूज़ इट। आपको ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर खरीदना ही पड़ता है, यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी एंड देन यू कैन परचेज अ कॉपी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। कैन यूजुअली मेक वन कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर एज अ बैकअप कॉपी। ठीक है, तो आपने अगर सपोज करो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, कमर्शियल सॉफ्टवेयर खरीदा, तो आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की कॉपी बना सकते हो। किस लिए बना सकते हो, ताकि सपोज करो कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की के अंदर कुछ एरर्स आ गए या फिर आपकी तरफ से कुछ गलत हो जाता है, तो इसलिए आप अपनी बैकअप कॉपी को बना के रख सकते हो, लेकिन वो बैकअप कॉपी आप किसी को नहीं दे सकते। अब क्या होता है, जो आपका कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, अब आपको पता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होते बनते हैं उनके पीछे कुछ प्रोग्रामिंग करी जाती है, कुछ कोडिंग करी जाती है। ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग को ना तो देख सकते हो ना ही चेंज कर सकते हो जब तक आपके पास कॉपीराइट होल्डर की परमिशन नहीं है। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव मोबाइल एप्लीकेशंस। तो मोबाइल एप्लीकेशंस तो सबको पता है, दीज टाइप ऑफ एप्लीकेशंस are specifically designed to run on mobile devices like smartphones, tablets और watches। ठीक है, जो हम एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, दीज आर ऑल द मोबाइल एप्लीकेशंस। या फिर हम एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, iOS जिसमें हम यूज़ करते हैं, उसमें जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, दोज आर मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस गिव सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज टू इट्स यूजर्स एज प्रोवाइडेड बाय देयर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती है वो भी जो वो कस्टमर्स को वही सेम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जैसे कि वो पर्सनल कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करती हैं। तो जो हमारा मोबाइल ऐप्स होती हैं, इनके जो साइज़ होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, Apple Inclusive originally popularized the use of app software. Its app store provides thousands of applications for iPhone, iPad and iPod। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पॉपुलराइज हुआ वो कहाँ से हुआ, एप्पल कंपनी के थ्रू हुआ। तो आपको पता है कि जो इनका ऐप स्टोर है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है, आईफोन के लिए, आईपैड के लिए और आईपॉड के लिए। Nowadays, mobile devices come with pre-installed mobile applications like email client, web browser, calendar, music apps, location apps and many more applications। ठीक है, तो जब भी हम आजकल मोबाइल डिवाइसेस को परचेज करते हैं, हमारे फ़ोन में ऑलरेडी बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं, जैसे कि ईमेल क्लाइंट, जैसे जीमेल हो गया, आपके पास डिफरेंट ब्राउज़र्स हो सकते हैं, कैलेंडर होता है, आपके पास म्यूज़िक ऐप्स होती हैं। ठीक है, या फिर लोकेशन ऐप्स जैसे कि जिसको हम जीपीएस बोल देते हैं, और डिफरेंट और बहुत सारी एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। सम ऑफ दीज ऐप्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द मोबाइल्स जस्ट टू सेव द स्पेस। आपको पता है कि जब भी आप मोबाइल चलाते हो या फिर आप मोबाइल परचेज करते हो, कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपके यूज़ की नहीं है, एंड यू कैन रिमूव दोज ऐप्स जस्ट टू सेव द स्पेस ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। Other than the pre-installed apps, users can get apps from owners of mobile operating systems like Apple, Google, Windows and Microsoft etc. ठीक है,
जो आपके पास कुछ ऐप्स तो आपके पास प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, लेकिन कुछ ऐप्स आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट नाउ यू नो दैट एप्पल का अपना प्ले स्टोर है, ठीक है, एप्पल का अपना स्टोर है, गूगल का प्ले स्टोर है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका भी एक स्टोर है। तो वहाँ पर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ से। दीज ओनर्स हैव देयर इंडिविजुअल ऐप स्टोर्स वेयर यूजर्स कैन सर्फ एंड इंस्टॉल नंबर ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस ऑन हिज और हर मोबाइल, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब भी आप एक पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो क्या होता है 20 से लेकर 30% का जो टोटल अमाउंट होता है वो तो जाता है आपके ऐप स्टोर के ओनर के पास। मतलब अगर सपोज एप्पल की कोई ऐप है तो 20 से 30% जो होगा उस अमाउंट का वो कहाँ पर जाएगा, एप्पल के पास। और जो बाकी 60 to 70% जो रेस्ट अमाउंट है वो जाता है जिस पर्सन ने उस पर्टिकुलर ऐप को डेवलप किया है। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल ऐप्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, ठीक है। जब आपकी मोबाइल ऐप्स की डेवलपमेंट होती है उसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। मोबाइल ऐप्स आर टेस्टेड ऑन दीज स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट्स विद द स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड इम्यूलेटर्स। अब क्या होता है, जब भी हमारी मोबाइल ऐप्स की टेस्टिंग होती है, देखो पहले डेवलपमेंट हुई, देन टेस्ट करना पड़ेगा हमें कि उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर कोई बग तो नहीं है, तो वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में टेस्टिंग होती है। और किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर होती है, उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं इम्यूलेटर्स। तो इम्यूलेटर्स जो होते हैं वो आपको उसी टाइप का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आपका एक स्मार्टफोन का होगा। एक्चुअल में स्मार्टफोन पे वर्क नहीं करते, लेकिन इस टाइप का एनवायरनमेंट होता है कि आपको लगता है वो एक टाइप का स्मार्टफोन गैजेट ही है, ठीक है। फर्दर मोबाइल ऐप्स आर डेवलप्ड अंडर कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट बिकॉज मोबाइल डिवाइसेस रन अंडर बैटरी एंड हैव स्पेशलाइज सर्विसेज लाइक लोकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड कैमराज, ठीक है। तो जो आपके मोबाइल ऐप्स हैं वो इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में उनकी को डेवलपमेंट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके अंदर लोकेशन आइडेंटिफिकेशन होती है, कैमराज होते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। दैट्स वाई जब भी मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट होती है वो एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में करी जाती है। Moreover, due to cutthroat competition between mobile companies, they tend to provide their consumer with advanced hardware configurations and with different display sizes, ठीक है। आपको पता है कि मार्केट में कितनी ज़्यादा कंपटीशन रहता है, कभी MI का फ़ोन बहुत ज़्यादा चलता है, कभी सैमसंग का फ़ोन बहुत ज़्यादा चलता है। तो इस वजह से जो भी मोबाइल कंपनीज होती हैं वो क्या करने की कोशिश करती हैं, वो ये करने की कोशिश करते कि वो बेटर से बेटर आपको हार्डवेयर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करे और अच्छे से अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड करे। सो मोबाइल यूज़र इंटरफेस इज़ ऑल्सो वेरी क्रिटिकल एनवायरनमेंट टू डील विद, ठीक है। अब क्या है, अब जब मोबाइल की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज़ कॉल्ड यूज़र इंटरफेस। It should be such that users can easily navigate through his or her mobile device। अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है, देखो यूज़र इंटरफेस अगर मैं मोबाइल की टर्म्स में बात करती हूँ, मतलब कि हम जब अगर अपने फ़ोन को ऑपरेट कर रहे हैं तो कितनी ईजिली हम अपने फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। सपोज़ वी आर ओपनिंग अ पर्टिकुलर ऐप, तो हम कितनी ईजिली अपने फ़ोन के अंदर फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। UI इज़ ऑल्सो डेवलप्ड अंडर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स, कंटेक्स्ट, इनपुट एंड मोबिलिटी ऑफ यूज़र्स। तो जो हमारे किसी भी फ़ोन का जो UI होता है, यूज़र इंटरफेस होता है, वो भी अलग अलग कंस्ट्रेंट्स, अलग अलग कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है। मोबाइल UI और फ्रंट एंड हेविली डिपेंड ऑन द बैक एंड सिस्टम ऑफ मोबाइल। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड किसी भी सिस्टम का वो पर्टिकुलर एंड होता है जिससे आप जो यूज़र है वो डायरेक्टली उस डिवाइस से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और बैक एंड किसी भी सिस्टम का क्या होता है, जहाँ पर उसकी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी बताई जाती है, लाइक जैसे किसी भी फ़ोन के अंदर क्या सिक्योरिटी है, किस तरीके से उसमें डेटा की राउटिंग होती है, किस तरीके से उसकी ऑथराइजेशन करी हुई है, कब वो प्रॉपरली ऑफलाइन में वर्क करेगा, और बहुत सारे फीचर्स हमारा बैकएंड सिस्टम देखता है, ठीक है। These facilities are handled by middleware components of mobile operating system together with the mobile app servers। तो ये था हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड का काम, कि एक तरफ हमारा UI काम करता है, मीन्स यूज़र इंटरफेस, और एक तरफ हमारा बैक एंड काम करता है। नाउ वी हैव वेरी important and very famous 3 stores in the market which deliver mobile applications to the consumers। अब आपको पता है कि हमारे पास 3
पर्टिकुलर या 3 बहुत पॉपुलर ऐप स्टोर्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक गूगल प्ले है, देन वी हैव ऐप स्टोर एंड इन द लास्ट वी हैव माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। सो गूगल प्ले की बात करते हैं। इट वॉज प्रीवियसली नोन एज एंड्रॉयड मार्केट। इट इज़ द इंटरनेशनल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय द गूगल फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस। ठीक है, तो पहले गूगल प्ले को या प्ले स्टोर को हम क्या बोलते थे, हम एंड्रॉयड मार्केट बोला जाता था इसे। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है जो कि मेंटेन और डेवलप किया गया है गूगल ने अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। ओके, इट वाज डेवलप्ड इन अक्टूबर 2008। मिलियंस ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस दैट जनरेट $1 billion रेवेन्यू आर डाउनलोडेड एवरी ईयर फ्रॉम द स्टोर्स। ठीक है, आपको पता है कि गूगल प्ले स्टोर पर हमारे पास कितनी सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हमारे गूगल स्टोर पर हैं। तो इन सारी मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू लोगों ने इतनी सारी वो डाउनलोड करी मोबाइल एप्लीकेशंस की, उन्होंने इतना सारा रेवेन्यू जनरेट हो गया कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो डॉलर्स थे उनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो गया बाय डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग ऑल दीज एप्लीकेशंस। Okay, then we have App Store. It is also one of the big store of online mobile applications for Apple phone users. तो जो हमारा App Store है वो क्या है, वो भी एक ऑनलाइन स्टोर है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, जो कि बेसिकली था बनाया गया है एप्पल फ़ोन यूज़र्स के लिए। एप्लीकेशंस आर डेवलप्ड ऑन iOS एनवायरनमेंट। जो भी एप्लीकेशंस बनाई जाती है वो कौन से एनवायरनमेंट बनाई जाती है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाई जाती है, जो आपको पता है दैट इज़ बेसिकली फॉर द एप्पल। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड इन जुलाई 2008. It brought a revolution in mobile app industry. In 2016, more than 140 billion downloads were recorded in this store. ठीक है, तो 2016 में 140 बिलियन डाउनलोड्स इस स्टोर के अंदर देखे गए थे। मीन्स इस स्टोर के थ्रू 140 बिलियन डाउनलोड्स हुए थे। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. It was previously known as Windows Store. It was introduced by the Microsoft in 2012 for its Windows 8 प्लेटफॉर्म। तो जो Microsoft Store है बेसिकली इसको पहले बोला जाता था Windows Store and it was introduced by Microsoft in 2012 और बेसिकली बनाया गया था Windows 8 प्लेटफॉर्म के लिए। It now contains millions of mobile applications for Windows प्लेटफॉर्म। तो Windows प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं Microsoft Store के अंदर। Besides above, some other mobile application stores are available in the market, namely Amazon App Store, BlackBerry World, OV, Windows Phone Store, Samsung Apps, Electronic App Wrapper, F-Droid, Opera Mobile Store। ठीक है, तो हमारे पास इन तीनों ऐप्स के तीनों प्ले स्टोर्स के अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे ऐप स्टोर्स अवेलेबल हैं। Okay students, so that's all for this chapter. Okay, I hope that you will go through the video very carefully and also read your chapter. Okay students, thank you so much.